हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं और डेफिनेटली सेफ हैं। एज ऑलवेज यू नो दैट क्लास 11 फिजिक्स का A1 सीरीज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया, जिस सीरीज में मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है। अगर मिस की हो ना तो जल्दी से जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। बताया क्या हूँ उसमें, मैंने बताया है कि किस तरीके से आप किसी एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करो। सिर्फ दो कंपोनेंट में ही नहीं, हमने उसको और भी कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके दिखाया है, जाके जल्दी देख लो, ठीक है। और साथ ही साथ पोजीशन वेक्टर का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट भी सिखाया है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में क्या सीखोगे आप? आज के लेक्चर में आप सीखोगे, देख लो हेडिंग है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब आप अभी तक ऐड किए थे टेल टू हेड, लेकिन अब दो वेक्टर ऐड होने वाला है टेल टू टेल। इस तरीके से ये दोनों वेक्टर के टेल एक दूसरे से ज्वाइंट होने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर आप अगर मिस नहीं करते होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका टेल टू हेड ज्वाइन होता है, ठीक है, टेल टू हेड बोलो आप उसको या तो हेड टू टेल बोलो आप उसको, तो उस कंडीशन में आप अप्लाई करते थे ट्रायंगुलर लॉ। लेकिन अगर वेक्टर आपका टेल टू टेल ज्वाइंट हुआ, जैसे कि यहां पे हम अप्लाई करेंगे आपका पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ स्टेटमेंट क्या बोलता है ये थोड़ा देख लेते हैं, सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब कि इस लॉ के बेसिस पे हम लोग ये बोलते हैं कि ए वेक्टर के ठीक पैरेलल वेक्टर आप हल्का सा इस तरीके से ड्रॉ कर लो, और ठीक ऐसा ही आप बी वेक्टर के साथ भी कर लो। ये अब हमने बी वेक्टर के साथ भी इस तरीके से कर लिया। अब भाई ये तो हो गया अपना ए वेक्टर, ये भी हो गया अपना बी वेक्टर। अब कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो ये आपको नजर आता होगा एक पैरेललोग्राम की तरह, ठीक है, क्योंकि दो अपोजिट साइड आप देख रहे हो पैरेलल है, और जब पैरेलल हो गया तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिमेट्री पैरेललोग्राम हो गया। तो इसको थोड़ा सा आप नाम दे देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये आपका O, ये आपका A, ये आपका रहा B पॉइंट, ये रहा आपका C पॉइंट। अब इनका स्टेटमेंट ये है भाई साहब का कि इस पैरेललोग्राम में जो आपका डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा, कहां से होगा डायगोनल, ध्यान देना, डायगोनल होगा आपके उसी इनिशियल पॉइंट से जहां से वेक्टर दोनों स्टार्ट होके आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज O से। तो वो जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, वही डायगोनल आपको इंफॉर्मेशन देगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। बहुत सिंपल सा फंडा है। डायगोनल गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ R वेक्टर, दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब भाई ये तो है वेक्टर, अब इसका होगा मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो दोनों की बात हमको करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपका ट्रायंगुलर लॉ के बेसिस पे आप मैग्नीट्यूड आराम से उसके लेंथ के कंपोनेंट को मेजर करके निकाल लेते थे, लेकिन यहां पे आप इसको ऐसा नहीं करोगे। आप यहां पे यूज करने वाले हो एक थोड़ा सा छोटा सा और प्यारा सा इक्वेशन, जिसको हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो उसी रिजल्टेंट के फॉर्मूला को हम लोग आज निकालने वाले हैं। हेडिंग डालो आप, हेडिंग क्या डालना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज R, ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं। चलो अभी देखो, इसको निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के साथ इसके खेलेंगे। करने का सेंस ये कि हम लोग इसको हल्का सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये हमने आगे बढ़ाया, सर ऐसा आपने और हमने क्यों किया, अभी उसका जवाब मिल जाएगा। देखो, जब हमने इस A वेक्टर को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ B वेक्टर B पॉइंट पे जो आपका ये कोऑर्डिनेट देख रहे हो, वहां से एक हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ये हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर जो आके पॉइंट M पे इंटरसेक्ट किया। ओके चलो, दैट इज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू M, ठीक है, B टू M तक आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब भाई ये जो एंगल था दो वेक्टर्स के बीच में, वो एंगल यहां भी उतना ही रहेगा। अब इस फिगर में आप कहीं ना कहीं ये देख लिए होंगे कि आपका ये हो गया एक ट्रायंगल। इन ट्रायंगल
ए बी एम। उस ट्रायंगल में आप अगर ध्यान दो तो उस ट्रायंगल में जो बी वेक्टर आपको दिख रहा है, ये बी वेक्टर दिख रहा है, इसको अगर आप रिजॉल्व कर दो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर प्रीवियस लेक्चर अभी मैंने आपको बताया, तो आप एम की वैल्यू पाओगे बी कॉस थीटा और बीएम की वैल्यू पाओगे बी साइन थीटा। ओके चलो, अगर अब यहां पे हम लोग टोटल बात करें, मैं यहां पे इसको लिख दे रहा हूं, बाय रिजोल्यूशन AM will be B cos theta and BM will be B sin theta। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अभी इसी फिगर में, इसी ट्रायंगल में हम लोग अगर टोटल डिस्टेंस इसके बेसिस पे निकालने की कोशिश करें, दैट इज अगर हम लोग OM की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो उस OM की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, A वेक्टर, चलो डायरेक्ट नहीं लिखता हूं मैं, OA वेक्टर प्लस AM वेक्टर। भाई इतना ही ना होगा, अरे नहीं समझ में, दैट इज OM का वैल्यू हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगी A वेक्टर मॉड के साथ में प्लस B cos थीटा, मॉड तो लगेगा ही। ओके चलो, OM तो हमको पता चल गया। अब ध्यान दो, छोटा सा ट्रायंगल आपको नजर आता होगा, वो भी कौन सा ट्रायंगल, OBM। हालांकि वो छोटा सा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा सा है, ये वाला फिगर OBM। इस ट्रायंगल में आप जो एंगल ले रहे हो वो एंगल इस रिजल्टेंट का अल्फा मेजर किया जाएगा, मतलब कि वो एंगल जो एंगल आपका रिजल्टेंट A वेक्टर से बना रहा है। ध्यान देना, एक और एंगल बन सकता है ये बीटा, ये एंगल है रिजल्टेंट का B वेक्टर से, लेकिन ये रिजल्टेंट B वेक्टर से जो बीटा एंगल बना रहा है और A वेक्टर से जो अल्फा एंगल बना रहा है, ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप ये समझ जाओगे कि हाँ देखो ये बराबर कब होगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर कब होने वाली, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो पहले अभी आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल OBM में अगर आप ध्यान दो तो वो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम वहां पे लगने के लिए आप उसको देख सकते हो, मतलब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा एक्चुअल में वो आपका पाइथागोरस थ्योरम से आपके उसके करस्पॉन्डिंगली परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब परपेंडिकुलर क्या है वहां पे, BM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ओके, देन BM की वैल्यू तो आपको मालूम है यार, BM की वैल्यू तो हम सबको मालूम है, B साइन थीटा। ओके, BM की वैल्यू तो आपको मालूम है। OM की वैल्यू जस्ट अभी हम लोगों ने इस तरीके से देखा, दैट इज A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर। अब यार अभी हमको अगर इसको आपको बताना हुआ तो ये तो आपकी इंसल्ट होगी कि अब आप इसके आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से आप इसको ओपन कर दोगे। इट सेंस मैं यहां पे इसको बता रहा हूं, इट सेंस R स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। ओके, इजी सा है सर, इसमें क्या हो कि बोलूं मैं अब अभी आगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अगर आप इसी टर्म में आप कॉमन लेते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। अब आगे की जर्नी भी आप जानते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, 1। इट सेंस जो अपनी R स्क्वायर है वो हो जाने वाली है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। एंड नाउ if you eliminate here from the square term, then here will introduce a root term। ये बात तो आप जानते ही हो, आप अगर वहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां से रूट लगा दोगे। क्या सर ये तो बात हमको पता था, वही मैंने आपके सामने किया। और इस तरीके से आप इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पा गए, जो फॉर्मूला के बेसिस पे आप इसको लर्न भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, जिसका फॉर्मूला है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो ये बात तो आपकी आ गई मैग्नीट्यूड के लिए, लेकिन अभी डायरेक्शन की बात बाकी है। मतलब अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमको निकालना पड़ेगा या तो अल्फा या तो बीटा, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट R वेक्टर है वो A वेक्टर से
कितना एंगल बना के जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमको अल्फा ही बता सकता है। और बी वेक्टर से वो कितना डायरेक्शन में, कितने एंगल बना के किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हमको बीटा ही बता सकता है। तो चलो इस अल्फा और बीटा के टर्म को अब निकालेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा, मैग्नीट्यूड की बात तो हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग करेंगे डायरेक्शन की बात। ओके, नाउ इसको हल्का सा हम लोग इरेज कर देते हैं। सुनिए, तो हम लोग के पास मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का आ गया, जो कि होगा आपका कितना, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये अपनी मैग्नीट्यूड आ गई। अभी हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन इसका क्या होने वाला है, सुनो। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, मोटो तो मैंने तुमको बता ही दिया। अभी इस ट्रायंगल को फिर से आप देखो, कौन से ट्रायंगल को सर, इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ओ बी एम, ओ बी एम में अगर आप देखो तो tan अल्फा की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप फटाक से बोल दो कि सर बी एम अपॉन में ओ एम। हाँ सर, ये तो हमको मालूम है, tan अल्फा की वैल्यू बी एम अपॉन में ओ एम ही होती है। तो बी एम का जो वैल्यू होगा वो आपको दिख रहा है रिजोल्यूशन से बी साइन थीटा, और ओ एम का वैल्यू जो होगा वो भी दिख रहा है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। सर ऊपर क्यों नहीं लगाए, लगा लो यार, सब काम मैं ही कर दूंगा, तो आप क्या करोगे। तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका अल्फा की वैल्यू इस तरीके से दे देने वाला है, दैट इज अ tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। चलो ये बात हमको क्लियर हो गया। अभी बात थोड़ा सा बीटा के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि यार बीटा भी तो है, बीटा भी तो अपना है। तो बीटा की वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो उसको ठीक वैसे ही मैं निकालूंगा, लेकिन अब हम उस वेक्टर्स को अपने अपोजिट साइड में इंक्रीज करेंगे और फिर वैसे ही इसको स्प्लिट करेंगे, फिर वैसे ही उसका कंपोनेंट निकालेंगे। लेकिन इस बार कंपोनेंट निकलेगा ए वेक्टर का, क्योंकि ये देखो अब ऊपर जाके ए वेक्टर स्प्लिट होगा, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट निकलेगा। और जब ए वेक्टर का कंपोनेंट आप निकाल लोगे तो आपकी जर्नी आसान फिर से हो जाएगी। सेम प्रोसेस के तरीके से आप अगर करते चले जाओगे तो अल्फा के साथ में जैसे वैल्यू मिली है वैसे ही बीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी। वो भी कितनी मिलेगी मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखो इस वैल्यू को आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना कि मेरी वैल्यू इतनी आई कि नहीं। बीटा की वैल्यू में आप कंपोनेंट ए का नहीं, बी का नहीं, ए का वे ब्रेक कर रहे हो तो बी के जगह पे आप केवल और केवल ए रख दो और ए की जगह पे आप बी रख दो। That is this, and beta will be tan inverse a sin theta upon में b plus a cos theta। तो ये हो गया अपना बीटा। देखो मैंने बहुत ज्यादा इसमें दिमाग अपना नहीं लगाया, क्योंकि जहां पे आपको अगर याद करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी तो जहां पे आप बी रखे हो और जहां पे ए है उसी की जगह पे आप ए और बी कर दो, मतलब आप ए और बी को इंटरचेंज कर दो, सारा टर्म आपका वही रहेगा और वो आपका बीटा का वैल्यू दे देगा। ध्यान देना ये बीटा क्या बता रहा है आपको, बीटा आपका रिजल्टेंट का वैल्यू बी वेक्टर से बता रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंटली आप ध्यान देना कि क्वेश्चन आपका डायरेक्शन रिजल्टेंट का किससे पूछ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किससे पूछ रहा है ये आपको पता भी नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में आप सीधे अल्फा की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब ए वेक्टर से अल्फा का वैल्यू निकाल के ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज करोगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला और अगर कुछ बोल दिया है तो उसको ध्यान से देखना कि ये बोलेगा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बी वाले वेक्टर से वैल्यू बताओ, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल, इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। और डायरेक्शन की बात भी हम लोगों ने कर ली, जो डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आई यार हमारी वो अपनी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, tan अल्फा इज जस्ट इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये अपनी आ गई tan अल्फा की वैल्यू, मतलब कि डायरेक्शन की वैल्यू। अभी पैरेललोग्राम लॉ के बारे में छोटी सी बात तो आप समझ गए हो कि क्या है, कैसे है और कैसे हम लोगों ने प्रूविंग किया। अब एक छोटा सा
प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम और बहुत ही आसान सा। क्या कहता है ये प्रॉब्लम, सुनो। कहता ये टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। ध्यान देना इस बात को कि दो वेक्टर है हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड ए है, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। फाइंड क्या करना है यार, फाइंड करना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। चलो कौन करेगा इसको, कर लो फटाक से। मैं वीडियो तो पुश नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। आप वीडियो पुश करके इसको सॉल्व करो, और जिसको नहीं आ रहा है मेरे साथ देखिए। देखो इसने कहा कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर मतलब कि एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर आपका ये है, दोनों के बीच का थीटा है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही है, ये क्वेश्चन बोल दिया है। मतलब कि अगर आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, क्वेश्चन ये कह दिया है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब इसको लगाएंगे कैसे, पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, दैट इज mod of r is just equal to under root mod of a square plus mod of b square plus 2 mod of a mod of b cos theta। and now मैग्नीट्यूड आप पुट करो, दैट इज a square plus 2a square cos theta under root। गेट इट। नाउ a कॉमन ले लो यार, आप a सीधे बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होगा यार, अंदर होगा आपका 2 + 2 cos थीटा। भाई 2 भी तो कॉमन निकल रही है तो 2 को भी निकाल लेते हैं, अंडर रूट 2a, और ये हो गया आपका 1 + cos थीटा। अब यहाँ पे आपको वर्क करना होगा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के साथ, जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि 1 + cos थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है। 1 + cos थीटा तो नहीं मालूम होगा, लेकिन cos 2 थीटा का मालूम होगा। cos के फॉर्म में और साइन के फॉर्म में दो फॉर्मूला हम लोग देखते थे, एक कॉस के फॉर्म में देखते थे, एक साइन के फॉर्म में देखते थे। तो आप उस फॉर्मूला को, कॉस के वाले फॉर्मूला को यहां पे लगाओगे, कॉस के फॉर्म वाले फॉर्मूला को। तो 1 + cos थीटा वाले फॉर्मूला को हम सीधे अगर यहां अप्लाई करें तो मैं सीधे फॉर्मूला यूटिलाइज करके यहां पे कर दे रहा हूं। आपकी वैल्यू जो आर की मिलेगी वो मिलेगी 2a cos, ठीक से लिख देता हूं, cos θ/2, और ये आपका मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूटिलाइज करने के बाद यही पाओगे। तो ये बात तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की थी, लेकिन अब हम इसके डायरेक्शन की पता लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन के लिए हमको फॉर्मूला ये यूटिलाइज करना पड़ेगा। मींस tan अल्फा इज जस्ट इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a + b cos थीटा, एंड नाउ हियर a एंड b विल बी इक्वल, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका बोला है क्वेश्चन में इक्वल है। तो आपका a sin थीटा, कैपिटल A लिख देता हूं, a sin थीटा अपॉन में a + a cos थीटा। नाउ a will be cancel out each other, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट, मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूं कि इसको सॉल्व करने का आपके लिए मैं टास्क छोड़ रहा हूं। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आप सॉल्व करोगे, और अगर सॉल्व कर लिए अच्छे तरीके से तो आपका आंसर सीधे मैं लिख दे रहा हूं कि इतना ही आने वाला है, tan θ/2, that tan θ/2। then after comparing you will get alpha is equal to θ/2। यहां पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई कि अगर आपका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है दो वेक्टर का, तो उस कंडीशन में आपका जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो थीटा के जस्ट हाफ आने वाली है। ठीक है, तो ये था आपका कंडीशन कि अगर आपका दो वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर दे देता है, तो अगर आपका दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है तो जो अल्फा की वैल्यू आने वाली है वो 30 डिग्री आएगी, 60 का जस्ट हाफ 30 डिग्री। अब जब वो 30 डिग्री आ गई तो भाई बीटा की वैल्यू भी तो 30 आएगी, 30 + 30 करोगे तभी ना आप थीटा पाओगे। इट सेंस अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों बराबर मिल गई। कौन से कंडीशन में बराबर हो गई? उस कंडीशन में बराबर हो गई जब आपका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर का बराबर निकल जाएगा। तो ये एग्जांपल आपको एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाता है। ओके, स्टार बना के आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा। मैं कहीं यहां पे लिख देता हूं स्टार बना के कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज जस्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर,
then alpha will be theta by 2 and alpha will be equal to beta. इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्टार बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट है, नोट में करके, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये आपकी बातें हो गई पैरेललोग्राम लॉ के बेसिस पे, और हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। दो वेक्टर को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको हम दिखने वाले हैं। चलो इसको मैं इरेज करता हूं, ध्यान से देखिएगा बातों को, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होंगी। दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन, इसको भी इरेज कर देते हैं। सुनो, हेडिंग डाल लो आप अपने कॉपी में। हेडिंग क्या रहेगा? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, और इसको हम तुम्हें पैरेललोग्राम के बेसिस पे ही बताएंगे। सुनो कैसे। अगर ये आपका दो वेक्टर है इस तरीके से, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब इसमें तो आप ये जो रिजल्टेंट लाओगे ये यही लाओगे, दैट इज आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही लाओगे, यही लाओगे आप। अब इसमें आपको करना है सब्ट्रैक्शन, तो आपको एक फॉलो करना पड़ेगा फंडा, जिसमें आप ये सीखते थे कि अगर ए वेक्टर के अपोजिट में दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो अगर ये इसका अपोजिट वेक्टर है तो ये इसका होगा इस तरीके से फॉलो कंपोनेंट। मतलब कि ये जो बी वेक्टर है वो माइनस ए वेक्टर है। इट सेंस ये आपका कुछ और नहीं, ये आपका माइनस ए वेक्टर ही आप कह सकते हो। आप इसको अपोजिट फंडा, अपोजिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप यूटिलाइज करो यहाँ पे। मीन्स अगर आप इधर डायरेक्शन में बी को बढ़ाते हो तो वो आपका होगा माइनस बी वेक्टर। ओके, नाउ इस बात से आप ये समझते होंगे कि जो रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, तो वो कुछ और नहीं है, वो है आपका ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ अपोजिट ऑफ बी वेक्टर। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। अब इस बात को अगर तुम समझ गए हो तो इस फिगर को भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। अब इस फिगर में ध्यान देना, पहले तो एंगल आपका वेक्टर का थीटा था, लेकिन अब दो वेक्टर के बीच का एंगल जो हुआ वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। आप देख सकते हो कि टोटल वैल्यू आपकी 180 डिग्री होगी, और उसमें से अगर आप थीटा माइनस कर देते हो तो वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इनके बीच से कहीं, बीचों बीच से नहीं, बीच से कहीं आपका कोई एक वेक्टर जाएगा जो आपको वही रिजल्टेंट बताएगा, जो रिजल्टेंट की होगी वैल्यू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के फॉर्म में। ओके, क्लियर हो गया? पिक्चर तो क्लियर हो गई, अभी थोड़ा सा बातें बाकी है, फील नहीं हो पाया हल्का सा, ठीक है। अभी देखो कैसे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात हम कर लेंगे और डायरेक्शन की बात कर लेंगे, तो हमें ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक घुस जाना वाला है। कैसे? देखो, रिजल्टेंट की बात करें मैग्नीट्यूड की पहले, तो जो अपनी ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, कॉस थीटा था, अब थीटा की जगह पे हम रख देंगे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। That is, after solving with the help of trigonometric formula, we get a square plus b square minus 2ab cos theta. ये हो गया अपना आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात तो हमको अल्फा बताना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अल्फा का मतलब क्या? ये वाला पहले टर्म, ये अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। ओके, देन tan अल्फा विल बी व्हाट? ठीक वही फॉर्मूला, बट जो एंगल था वो अब एंगल आपका ये रहेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। नीचे भी a प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। गेट इट? नाउ आफ्टर सॉल्विंग इट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वी गेट b साइन थीटा अपॉन में a माइनस b कॉस थीटा। ये आपका हो गया tan अल्फा का वैल्यू, ये आपकी हो गई tan अल्फा की वैल्यू। तो tan अल्फा का वैल्यू तो हमको समझ में आ गया। बीटा की वैल्यू भी ऐसे करेंगे, जहां आप थीटा लेते थे वहां आप 180 डिग्री माइनस थीटा लोगे। मीन्स tan बीटा इज जस्ट इक्वल टू a साइन 180 डिग्री माइनस थीटा एंड होल अपॉन में b प्लस a कॉस 180 डिग्री माइनस
थीटा। आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट a sin थीटा अपॉन में b माइनस a cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा। इसको भी आप नोट कर लो। तो tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, डायरेक्शन की बात भी समझ गई, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स किस तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं वो भी बात आप समझ गए होंगे। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुनना ध्यान से, इसको इरेज करेंगे तभी वो समझ में आएगी, ध्यान से देखना। ये बात तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हो गई सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर के लिए, लेकिन अगर दूसरी बात हमको समझनी है वो क्या कि मैक्सिमम रिजल्टेंट किधर और कैसे निकलेगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट का मतलब समझना, मतलब अब हम लोग देखने वाले हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब देगा, ध्यान देना। केस नंबर फर्स्ट, आर मैक्स क्या होगा और किस पे होगा, क्योंकि आर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड आर विल बी मैक्सिमम हियर आर विल बी मैक्सिमम इफ cos थीटा विल बी मैक्सिमम, दैट इज 1। और cos थीटा 1 कब होगा, आपको मालूम है कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होती है देन cos थीटा विल बी मैक्सिमम which gives a value +1. Now what will be the value of R max? R max will be this, a square plus b square plus 2ab। cos थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड आफ्टर एलिमिनेटिंग द रूट वी गेट a प्लस बी। ये वैल्यू हो गई आपकी R मैक्स की, a प्लस बी। तो ये तो पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन भी हम लोग देखेंगे। ये तो आपका पहला कंडीशन था, केस नंबर फर्स्ट था। केस नंबर सेकंड भी देखेंगे हम लोग। केस नंबर सेकंड क्या है यार आपकी, आर विल बी आर मिनिमम, और आर विल बी आर मिनिमम कब होगा, जब आपका cos थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा। क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या है आर के लिए, आपके पास आर के लिए फॉर्मूला ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इस फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू आप अगर 90 डिग्री रखोगे, ध्यान देना, तो आपका cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने पे तो 0 आ जाएगी, लेकिन वो मिनिमम नहीं होगा। cos की वैल्यू अगर आप मिनिमम लाना चाहते हो तो वो आपका -1 होता है, जो थीटा 180 डिग्री पे होता है। ये बात भी आप जानते हो। मीन्स कहने का सेंस ये कि जब आपका cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, और r का वैल्यू आएगा कितना, थीटा इज इक्वल टू r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस के साथ। cos थीटा की वैल्यू हमने -1 रख दी, और ये भी एक फॉर्मूला बन गया, जो फॉर्मूला आपका हुआ r इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और रूट तो निकल जाएगा। और जब रूट निकाल दोगे आप, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, रूट जब निकाल दिए तो आर मिनिमम की जो वैल्यू आई आपके सामने वो क्या गई यार आपकी, ए वेक्टर नहीं, ए माइनस बी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड की बात कब मिली, जब cos थीटा की वैल्यू आपकी -1 हुई, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, इफ cos थीटा is equal to -1, that is a theta is equal to pi, not a pi/2, it's a pi that is 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री पे आपके मिनिमम वैल्यू मिली। मतलब कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमको मैक्सिमम मिलता है, और अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमको मिनिमम मिलता है। ध्यान देना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल थे तो हमको इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिली, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से एंटी पैरेलल थे तो इसकी वैल्यू हमको मिनिमम नजर आई। तो ये दोनों कंडीशन आपके सामने आ गया अच्छे तरीके से। अब एक चीज और समझ लो यार,
एक चीज समझने की बात ये है कि आपकी रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहीं भी होगा, कहीं भी जाएगा, कहीं भी दो वेक्टर जा रहा है, बट रिजल्टेंट का वेक्टर उन दोनों वेक्टर से उसी डायरेक्शन में जाएगा जो डायरेक्शन आपका उन दोनों वेक्टर के कहीं बीच में होगा। मतलब ये यार कि अगर ए वेक्टर ये इस तरीके से जा रहा है और बी वेक्टर अगर इस तरीके से जा रहा है तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर इन्हीं के बीच में ही जाएगा, यहां से कभी नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको यहाँ पे इसके थ्रू में बताई। ओके, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, मैक्सिमम की वैल्यू और मिनिमम की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखी। अभी अगर रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम का मैग्नीट्यूड समझ गए हो तो वैल्यू उसका डायरेक्शन भी उसका समझ लो। डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो यार देखो आर मैक्स जब रहेगा तो उसी के डायरेक्शन में रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन जाएगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू टेन अल्फा, देखो टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसके बेसिस पे टेन अल्फा की वैल्यू 0 आ जाने वाली है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 आ गई तो अल्फा की वैल्यू भी क्या आ गई यार आपकी 0 आ गई। मतलब ये कि रिजल्टेंट का वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में जाएगा, उसके पैरेलल बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी हुई। अब मिनिमम वाला कंडीशन भी अगर देखोगे, मतलब एंटी पैरेलल कंडीशन देखोगे, तो यहां पे थीटा की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है और 180 डिग्री भी हो सकती है। जहां जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उधर ही आपका रिजल्टेंट का कंपोनेंट जाता है। ये स्टार बना के आप लिख लो इस बात को। क्या लिखना है स्टार बना के, कि अगर आपका एंटी पैरेलल वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट का डायरेक्शन उधर जाएगा जिधर फोर्स, जिधर मैग्नीट्यूड बड़ी होगी। अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी है तो इधर रिजल्टेंट का डायरेक्शन जाएगा, अगर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी है तो बी वेक्टर की तरफ रिजल्टेंट का डायरेक्शन जाएगा। तो ये आपकी छोटी सी जानकारी थी, किसके लिए, पैरेललोग्राम लॉ के लिए। बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप सो। और आज के साथ इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे बातें हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में करेंगे, जिस वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत ही प्यारे तरीके से और आगे की कहानी बताएंगे। मल्टीपल आप कैसे निकालोगे, या तो आप किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, वो बात हम लोग देखने वाले हैं। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।